जिन्हें सुनने पड़े सबके ताने, प्यार में मिली सिर्फ नफरत, और जो छुपाए बैठे हैं एक खौफनाक सच। पर आखिर कब तक? क्यों छुपा रहे हैं वो अपनी असलियत? और क्या होगा जब उनकी बीवी जान जाएगी उनका सच? चोर! चोर! अभिनव पकड़ो! अभिनव पकड़ो चोर! अरे कैसे नाकारे हो तुम? कुछ तो करो, भागो पीछे। धन्य वो तुमसे कुछ नहीं होगा, प्लीज कोई पकड़ो चोर। हद है अभिनव, कल वो गली का गुंडा आकर तुम्हारी बीवी को कुछ भी बोलकर चला गया और तुम्हारे मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। और आज ये, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि वो फोन मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है? यू नो व्हाट, लानत है तुम जैसे पति पर। मेरे डैड चाहते ना तो किसी बॉलीवुड स्टार से मेरी शादी करवा सकते थे, लेकिन मेरे दादाजी ने तुम जैसे निठल्ले और डरपोक आदमी से मेरी पता नहीं क्यों शादी करवा दी। ओह गॉड। अभिनव एक गरीब और अनाथ था जिसकी शादी एक अमीर बाप की लड़की अनन्या से एक मजबूरी के चलते करवा दी गई थी। अभिनव की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो अनन्या का खर्चा उठाकर उसे खुश रख सके। अभिनव के ससुराल में रत्ती भर भी इज्जत नहीं की जाती थी। अभिनव नौकरों की भी खरी खोटी सुनता था। अरे ओ घर जवाई, अभी अभी पोछा हुआ है और तू चप्पल पहन के ऐसे आ रहा है जैसे कि तेरे बाप का घर हो। सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। पर आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे पापा के बारे में कुछ भी बोलने की? इतना ही बड़े बाप का औलाद है तो तू घर जवाई बनकर यहाँ अनन्या बेबी के टुकड़ों पे क्यों पड़ रहा है? बोल। अभिनव, तुम मेरे साथ थे ना उस वक्त? अगर रत्ती भर में तुमने हिम्मत दिखाई होती तो वो चोर पकड़ा जाता। I'm warning you, अगर कियारा को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें भी जेल भिजवा दूंगी। तुम जैसे पति के साथ मुझे जरा सा भी रहने का मन नहीं कर। रुको, अंदर का जा रहा है? अंदर ही जा रहा हूँ, क्या दिक्कत है? अंदर जाना है तुझे? तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे अंदर जाने दूंगा? क्यों नहीं जा सकता मैं अंदर? सुन, मैं तेरे जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। फालतू का तमाशा मत कर, निकल यहाँ से। कैसे जानता है तू मुझे? रिश्तेदार है मेरा। जब मैं अंदर जाने के लिए आया हूँ तो वापस क्यों जाऊंगा? ये होटल क्या तेरे बाप की है? अरे वो देखो, तुम्हारा निठल्ला एक्स। आजा मजे लेते इसके। इससे मैंने अपना बॉयफ्रेंड कभी माना ही नहीं। वैसे भी मैं अपनी से छोटे लोगों से बात नहीं करती, मुंह नहीं लगती, उन्हें बॉयफ्रेंड क्या बनाऊं? तुम छोटे आदमी के मुंह नहीं लगती होगी, लेकिन ये छोटा आदमी तुम्हें एक सलाह देना चाहता है। इंसान की पहचान उसकी जुबान से होती है। जुबान संभाल के बात करो, वरना किसी दिन यही जुबान तुम्हारी जान ले लेगी। वाह, क्या बात कही है। ताली बजाओ। वेरी नाइस। तो फिर तुमसे तुम्हारे पैर क्यों नहीं संभाले गए? यहाँ कैसे चले आए? पिए हुए हो क्या? अकरम ने बुलाया मुझे यहाँ पे। अच्छा, अरे हाँ याद आया, अकरम सर ने उस दिन कहा था तू उनके किसी ड्राइवर का बेटा है, तो यहाँ अपने बाप की जगह ड्राइवर की नौकरी मांगने आया क्या? सही है, लेकिन वो रखेंगे नहीं। तेरे जैसे गरीब को वो ड्राइवर भी नहीं रखेंगे। आए हो मतलब तुम्हें बुलाया नहीं गया? वो उठा के चले आए। भिखारी गई है। कोल्ड कॉफी फॉर मिस खीरा। जिम की सब्सक्रिप्शन फ्री हो गई है क्या? हर कोई बॉडी बना के घूम रहा है। नहीं माँ, ये बॉडी मैंने जिम में नहीं बल्कि मेहनत से बनाई है, जिसका हम लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन ले रखा है मैंने। ट्रस्ट में, मैं तो यहाँ पे आया था एक स्पेशल कोल्ड कॉफी की डिलीवरी देने के लिए, किसी खीरा के नाम से है। इट्स कियारा, ओके? तुम्हें एक सब्जी और खूबसूरत लड़की में डिफरेंस नहीं दिखता? एंड बाय द वे, तुमने मेरे नाम का मजाक कैसे उड़ाया, यू डफा? आपकी स्पेशल डिलीवरी मैम। गुस्से में तिल मिलाई कियारा ने वो कॉफी सीधा वेद के मुंह पर फेंक दी। अब मेरा नाम कभी नहीं भूलोगे। नाउ गेट लॉस्ट। सुनाई नहीं दे रहा क्या बहरे?
ऑर्डर लेता है या मैनेजर को बुलाऊं? जी जी जी। मेरा फोन चोरी करते हुए शर्म नहीं आई तुझे? मैनेजर! सर मेरी बात सुनिए, आप गलत समझ रहे हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। ये वो जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। गद्दार, निकल जा यहाँ से, चोर। सर आप मुझ पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं, मैंने कोई चोरी नहीं की है। धोखा तो बदजातों के खून में होता है। मैनेजर, ये उचक्का कल से इस इलाके में दिखना नहीं चाहिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, ये लाया है ये 2 कौड़ी का फोन। मैं तो तुझे वैसे भी छोड़ने वाली थी, लेकिन अच्छा हुआ कि मामला आज ही खत्म हो गया। भिखारी से कपड़े तो देखो इसके, ऐसा लग रहा है कि घर का पोछा पहन कर आया। नॉट आवर क्लास, लूजर, हाउ डेयर यू। गाइस ये मेरी दादी का पालतू है। ओह, इसे दादी ने मेरी जासूसी करने के लिए रखा है। एंड मुझे पीना है, मैं पीऊंगी। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? अच्छा, तो इसलिए मुझे हस्बैंड बुलाने में शर्म आ रही है। मिस खीरा, दादी ने बोला है तुम्हें घर सलामत लेके आओ, अपना काम कर रहा। ये कहकर वेद वहीं बैठ गया। कियारा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने अपने फोन पर सार्थक को मैसेज किया। इस इडियट को कैसे भी यहाँ से भगाओ, मैं इसे देखना भी नहीं चाहती। सार्थक तो बस कियारा को इम्प्रेस करने की फिराक में बैठा था और ये मैसेज पढ़ के तो उसे जबरदस्त मौका मिल गया। देख कर, I'm challenging you, man. Challenging you to a round of drinks. अगर तू जीता तो कियारा तेरे साथ जाएगी, और अगर मैं जीता तो कियारा मुझे किस करेगी। क्यों कियारा? आई एम श्योर ये सार्थक की कोई चाल है। चैलेंज के बहाने से इसे टल्ली कर दूंगा। अगर ये जीत भी गया तो भी कियारा को यहां से ले जाने लायक नहीं रहेगा। ये तो वही डिलीवरी बॉय है ना? आया होगा किसी की फूड डिलीवरी करने, वरना ऐसे हाई एंड क्लब में इस जैसे भिखारी को ना क्लीनिंग वर्क के लिए भी एंट्री ना दे। तो हेल आर यू डूइंग? कियारा मुझे दादी से मिलना है। कियारा मेरी बात सुनो, दादी की जान को खतरा है, कोई है जो। तुम मारना चाहते हो उन्हें? उनका ऑपरेशन चल रहा है, तुम डॉक्टर्स को डिस्टर्ब करना चाहते हो? जस्ट स्टे अवे। देखो, दादी की जान को बहुत खतरा है इस वक्त। अगर मैं अंदर नहीं गया ना तो उनकी जान का खतरा हो सकता है। अगर मैं अंदर जाऊंगा ना तो हो सकता है कि दादी की जान बच जाए। बिलीव मी प्लीज। डॉक्टर हो तुम? जस्ट बिकॉज दादी ने तुम्हारी शादी मुझसे करवाई है ना, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे अब बताओगे क्या सही है और क्या गलत। एक बार दादी को होश आ गया ना, आई प्रॉमिस आई मेक श्योर कि तुम मेरे आसपास भी ना दिखो, चाहे उसके लिए मुझे ये शादी तोड़नी ही क्यों ना पड़े। चल चल चल। क्या मैडम, यही जबरदस्ती घुस के आ गया। सॉरी मैडम, हमें नहीं पता था ये आपके साथ है। आई डोंट नो हिम, ले जाओ इसे। कियारा मेरी बात सुनो, मेरा दादी से मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी जान जा सकती है। कियारा प्लीज भी, कियारा प्लीज मेरी बात सुनो। चल फुट ले यहाँ से। Hi, how are you? Good, and I'm so sorry. I'm late. Gautam, एक मिनट, I'll just call him. हेलो गौतम, कहाँ हो तुम? तुम्हें यहाँ मुझसे पहले होना था ना? बस अपनी में आ ही गया। और क्या हुआ? तुम ऐसे हाफ क्यों रहे हो? हाँ पहुंच रहा हूँ। जल्दी आओ। He is just coming. अभी आ रहा है। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। छी अपनी, तेरा ये भिखारी पति अभी तक भिख मंगा है, हमें एयरपोर्ट पे लेने अपनी खटारा साइकिल पे आ गया। छी, ये अवनी का पति है। मुझे तो लगा कोई भिखारी है। क्या बात है दीदी, तुम्हारा दूल्हा तो कमाल का है। दूसरों के दूल्हे कार से, हेलीकॉप्टर से एंट्री लेते हैं, तुम्हारा वाला तो मस्त साइकिल से आया है। अवनी, अभी भी समय है,
भाग जा इस शादी से, वरना आज तो तेरी फैमिली तुझ पे हंस रही है। कल को ये पूरा शहर इस बात का मजाक उड़ाएगा कि इतनी खूबसूरत और करोड़पति पत्नी का पति एक भीखमंगा है। तुमने क्या कसम खा रखी है गौतम कि सबके सामने मेरी नाक कटाओगे? मेरी करोड़पति फ्रेंड्स को एयरपोर्ट पे लेने के लिए साइकिल से आए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने कहा था ना घर से गाड़ी लेकर आना तुम। अवनी, जब मैं घर गया ना तो एक गाड़ी खड़ी थी और जब मैं चाबी लेने गया तो बड़े वाले नौकर ने बोला कि ये गाड़ी नहीं ले जा सकते, तो मैं क्या करता? God, I can't with you, गौतम। You know, तुम वो घंटा हो जैसे कोई भी बजा के चला जाता है। घंटा? घर के जमाई होने के बाद भी घर के नौकर तुम्हें डांट लगा के चले जाते हैं। You know why? क्योंकि तुम एक फटेहाल भिखारी हो। अरे गाड़ी नहीं थी तो कैब से आ जाते ना। पैसे नहीं थे मेरे पास, सिर्फ 75 रुपए थे। फिर मैंने सोचा मैं यहाँ आके तुमसे पैसे ले लूंगा। You know what? थोड़े पैसे मुझसे ले लो और जाके जहर लेकर आ जाओ। तुम जैसे भिखमंगे पति होने से बेटर है कि मैं मर जाऊं। अभी हम शहर के सबसे बड़े होटल उमेद भवन जा रहे हैं। तुम वो सामान गाड़ी में रखोगे और फिर अपनी साइकिल से पीछे पीछे आओगे और वहां रूम में सामान रखवाओगे। यही तुम्हारी सजा है। और तुम अपनी एक खटारा साइकिल लेकर हमारे पीछे पीछे आओ। सॉरी, वो देर हो गई, सॉरी। बहुत लंबी चढ़ान आ गई थी। तुम लोग अभी तक चेक इन नहीं किया? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? सब ठीक कैसे होगा? मेरे दिन की शुरुआत तुम्हारी शक्ल देखकर जो होती है। जब से तुम आए हो ना कुछ सही नहीं है। काश तुम्हारी जगह इस मैनेजर से शादी कर ली होती तो आज कुछ जुगाड़ हो जाता। अवनी, क्या कर रही हो? अवनी, मैं मर जाऊंगा, क्या कर रही हो? तुम मर जाओ, लेकिन गौतम अगर मेरी दादी के बर्थडे के लिए तुम 5 लाख से कम का गिफ्ट लाए ना तो तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके ना गली के कुत्तों को खिला दूंगी। थैंक गॉड, आज तो बच गया। अवनी, तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा तोहफा लेके आऊंगी दादी क्या तुम्हारे भी हो छुड़ जाएंगे। I promise. Exactly. और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसे ही होगा। बेटा। गायत्री देवी के गिफ्ट के बारे में सोचता हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक पुलिस की टीम ने आकर उसे घेर लिया। धर लिया रे स्टोर ने। चोर? मैंने किया, मैंने कुछ नहीं चुराया। अच्छा, यही है इंस्पेक्टर साहब जो शोरूम के चक्कर लगा रहा था, इसीने चोरी की है। दादी सा का बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए गौतम शहर की सबसे महंगी और लग्जरियस ज्वेलरी शॉप के सामने खड़ा था। ग्लास के पीछे चमक रहे करोड़ों के डायमंड नेकलेस को देखकर वो कुछ सोच ही रहा था कि तभी अबे ओ भिखारी की औलाद, क्या देख रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे एक एक जेवर 5 लाख से शुरू होती है। तेरी औकात है क्या यहाँ पे? चल भाग यहाँ से। सिर्फ देख ही तो रहा हूँ, देखने के पैसे लगते हैं क्या? तेरी औकात है क्या देखने के? चल निकल। मैं तो सिर्फ सामने खड़ा था, मैंने कुछ नहीं चुराया। अच्छा, थाने चल, वहाँ के तेल बिगे डंडे हैं तुझसे खुद उगलवा लेंगे कि तूने चोरी कैसे की और इतनी सी देर में हार किसने दे आया। चल ले चलो इसे। इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हो रही है, मैंने कुछ नहीं चुराया। सर, गलतफहमी हो रही है आपको इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं चुराया। इंस्पेक्टर साहब, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। हेलो अवनी मैम, अरे आप अपने रखेल जैसे पति को पैसे क्यों नहीं देते? यहाँ हमारा काम बढ़ जाता है। क्या हुआ इंस्पेक्टर? अरे आपका मन बहलाने के लिए आपका राजकुमार सुनार की दुकान से चोरी करता हुआ पकड़ा गया। What? अब ये चोरी भी करने लगा। इंस्पेक्टर, आपको उसे मारना है, पीटना है, आपको जो करना है आप करिए, मैं उसे छुड़ाने नहीं वाली हूँ। पता नहीं दादाजी ने किस चोर को मेरे गले बांध दिया।
यहाँ कहाँ से आ गए? चोर कहीं के। किसने छुड़ाया तुम्हें थाने से? वहीं पड़े पड़े सड़ जाते ना तो अच्छा होता। मैंने कोई चोरी नहीं की अवनी। ज्वेलरी शॉप के सामने खड़ा था, पुलिस ने पकड़ लिया। बड़ी मुश्किल से अपनी बेगुनाही का सबूत देकर आया हूँ। ठीक है ठीक है। कैसी सस्ती से गिफ्ट खाकर लेकर आए हो तुम? कितनी सस्ती पैकिंग है। छी। पैकिंग मैटर नहीं करती है, उसके अंदर गिफ्ट क्या है वो मैटर करता है ना। तुम देखोगी तो चौंक जाओगी। अरे दादी का गिफ्ट है, तुम क्यों खोल रही हो? उनको खोलने दो ना। फाइन, व्हाटएवर। लेकिन जब बाकी सब गिफ्ट दे रहे हो ना तो तुम चुपके से अपना बॉक्स साइड में रख देना, ओके? पता नहीं दादाजी ने किस जान का बता लिया मुझसे। मुझे जैसे करोड़पति लड़की की शादी तुम जैसे गरीब के साथ करवा दी। ना पैसे है ना इज्जत। चले हम खड़ी क्यों जाओ? थैंक यू बेटा। डायमंड पेंडेंट, इतना चमकीला हीरा अपनी 75 साल की उम्र में तो मैंने पहली बार देखा है। शनाया बेटी, तुम तो इस घर की बेटियों से बिल्कुल अलग हो। समझदार और स्मार्ट, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। ऐसा बोलकर गायत्री देवी ने अवनी की तरफ देखा और अवनी ने शर्म के मारे अपना सिर झुका लिया। ये डायमंड पेंडेंट तो काफी महंगा होगा, है ना श्रेया? हाँ, पूरे 1.5 करोड़ का है। लगता है तुम्हें किसी ने उल्लू बनाया है। 5 लाख का पेंडेंट 1.5 करोड़ में बेच दिया। कुछ भी। और वैसे भी जो लोग खुद की जेब में 500 रुपए का नोट लेकर घूमते हैं ना, वो किसी और को लाखों करोड़ों का ज्ञान नहीं दिया करते। तू इस पार्टी को खराब करने आया? खुद तो निठल्ला है और डायमंड का दाम गलत बता के मेरी पोती को सबके सामने जलील करता है। दादी साहब, मुझ पे भरोसा नहीं है तो मिस्टर पारेख से पूछ लीजिए। वो तो राजस्थान के सबसे बड़े डायमंड मर्चेंट है ना। मिस्टर पारेख, कहाँ जा रहे हो? सर मेरी फ्लाइट है यूएस के लिए अगले 30 मिनट में, प्लीज सर। लाओ टिकट दिखाओ। सर टिकट अंदर है मेरे मैनेजर के पास, प्लीज सर। चल, ऐसा नहीं होता फटीचर। ये एयरपोर्ट है, कोई बस स्टैंड नहीं कि मुंह उठा के चल दोगे। चलो चलो भाई, चलो। हाथ जोड़ो, मेरी फ्लाइट है सर यूएस के लिए 30 मिनट में सर, प्लीज सर। टिकट अंदर है। भिखारी, कपड़े तेरे गंदे हो रहे हैं, चप्पल में तेरे छेद हो रहा है, तो क्या कह रहे तू? तेरी फ्लाइट है आधे घंटे बाद, और वो भी यूएस के लिए। अबे कभी सपने में भी देखा है तूने हवाई जहाज? चल निकल बाहर, चल। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सर, मेरी फ्लाइट है सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज। ऐसा नहीं जाएगा ना? प्लीज सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर। चल, अरे मार मार के मोर बना दूंगा तेरा, समझा? मिस्टर भिखारी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर आने वाले हैं मेरे, जिनका वेलकम करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। तो मुझे यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए। इससे तुम जिससे भी यहाँ आए हो ना, वो सब छोड़ो और चलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। दृष्टि, इमरजेंसी है, मुझे अमेरिका जाना है, मेरे पास टिकट भी है, लेकिन ये लोग अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज। How dare you? तो मुझे हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। अमेरिका जाना है तुम्हें? मुझे अमेरिका की स्पेलिंग सुनाओ एक बार। स्पेलिंग आती है अमेरिका की? मुझे उस बेवकूफ का नाम बताओ जिससे तुम्हारी अमेरिका की टिकट करवाई। पर शिवम जो एक छोले कुलचे बेचने वाला मामूली सा लड़का है, उसका अमेरिका से क्या रिश्ता हो सकता है? चुपचाप ऑफिस जाओ और जिन इन्वेस्टर्स को मैं लेकर आ रही हूँ उनके नाश्ते पानी की तैयारी करो। कोई भी गड़बड़ करने से पहले एक बार सोच लेना, वरना देश छोड़ के जाना तो बहुत दूर की बात है, ये शहर और अपना घर छोड़ के जाने से पहले 100 बार सोचोगे। ऐसी हालत करूंगी मैं तुम्हारी रूह भी कांप उठेगी। आखिरी बार कह रही हूँ। इमरजेंसी है, प्लीज हेल्प मी। तभी दृष्टि के साथ आया उसका बिजनेस पार्टनर ऋषभ। दृष्टि से कहता है, इस गरीब भिखारी आदमी से मुंह लगा रही है, सिर्फ 50 रुपए तो भगाओ यहाँ से। मुझसे बात करना, ये मेरी बीवी है, समझा तू? क्या कह रहा है दृष्टि, ये तुम्हारा हस्बैंड है? ऋषभ का यह सवाल सुनकर दृष्टि कुछ सेकंड के लिए ब्लैंक हो गई, लेकिन फिर उसने बड़ी हिम्मत करके कहा, Come on ऋषभ, like seriously, look at him. तुम किसकी बात पर यकीन कर रहे हो? इसकी हालत देखो। जिस इंसान के पास खड़े रहने में मुझे शर्म आए, तुम्हें सच में लगता है कि वो मेरा पति होगा? चंदा मांगने आया होगा शायद।
कुछ पैसे दो और रफा दफा करो इससे, क्योंकि ये इंसान मेरा पति हो ही नहीं सकता। वो गेट नंबर 3 पर पहुंचने वाला ही होता है कि उसके सामने अचानक एक आदमी आ जाता है, जिससे वो टकराकर नीचे गिर पड़ता है। सर आप ठीक है? अबे अंधा है क्या? अबे एयरपोर्ट है ये, कॉलोनी का कोई पार्क नहीं है, समझा? और इस बेकारी को यहाँ पे अंदर घुसने किसने दिया? जल्दी में था इसलिए टकरा गया। मेरी फ्लाइट छूट जाएगी, मुझे जाने दीजिए प्लीज। सॉरी। स्टे पे मेरे होते हुए तू फ्लाइट में तो क्या 2 मिनट इस एयरपोर्ट पे भी नहीं टिक सकता, समझा? तू जानता नहीं है किससे टकराया है तू, समझा? मेरे सर से टकरा तू जानता नहीं ये कौन है? ये प्राइम एयरलाइंस का मालिक है। सर मेरी फ्लाइट भी प्राइम एयरलाइंस की है, प्लीज मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ, आज अभी छोड़ दो प्लीज, कुछ इमरजेंसी है प्लीज। इमरजेंसी है प्लीज? यस सर। मेरी टिकट मैं भी देखता हूँ तू जैसा भिखारी मेरी एयरलाइंस में कैसा चढ़ता है, समझा ना? टिकट चाय पिचा है, ऑर्डर टिकट इसकी। टेक हिम डाउन, छोड़ो, लो नीचे उसको। स्टे देयर, समझा ना? और उसका टिकट। Now you better watch it, okay? तभी मिसेस वर्मा दरवाजा खटखटाकर एक्सेस कार्ड की मदद से अंदर चली जाती हैं और उनके पीछे पीछे शिवम भी अंदर घुस जाता है। दृष्टि, इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ बात करनी है जरूरी, प्लीज। शिवम इस वक्त नहीं, इस वक्त मैं बहुत ही जरूरी मीटिंग में हूँ और ये मीटिंग इस वक्त मेरे लिए बहुत जरूरी है। 5 मिनट दे दो। इन सब बातों के लिए इस वक्त मेरे पास वक्त नहीं है, प्लीज जाओ। 5 मिनट इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ मीटिंग चल रही है, मुंह उठा के आ गया साला फटीचर। और वैसे भी कंपनी के मैटर में तेरा कोई लेना, तेरी औकात क्या है? सबसे पहले तो इस आदमी को यहाँ से निकालो, इसकी वजह से सारी गड़बड़ है। सृष्टि अपनी डिसीजन खुद लो प्लीज। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, इसे बाहर फेंको। सर मैं यहाँ संभाल लूंगी, आप मीटिंग में वापस जाइए प्लीज। हाँ बोलो, अब क्या हुआ? वो मैं एक्चुअली डैडी जी के साथ एक एंटीक शॉप में आया था, तो यहाँ एक मूर्ति गिर गई और अभी ये लोग पैसे मांग रहे हैं। तो क्या हुआ? तो अभी ये पैसे मांग रहे हैं 30 लाख रुपए। What? 30 lakhs? वो भी एक स्टैचू के लिए? हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गौतम, आर यू सीरियस? तुम घर पर पड़े रहते हो पूरे दिन, मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो, उससे भी तुम्हारा पेट नहीं भरता कि तुम अब नई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो मेरे लिए? तुम बताओ कहाँ से लेकर आऊंगी मैं 30 लाख इतने शॉर्ट नोटिस पर? 30 लाख सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। गौतम भी अवनी के गुस्से के आगे कुछ नहीं कह पाया। You know what? तुम्हें रोज रोज प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की आदत हो गई है। But I'm really sorry, इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। ये प्रॉब्लम तुमने खुद क्रिएट किया, अब इसे सॉल्व भी तुम खुद करो। लेकिन अपनी गौतम, are you mad? मैंने कहा ना मुझे काम के टाइम डिस्टर्ब मत किया करो। अब दोबारा कॉल किया ना तो बेटा, मैं डैडी बोल रहा हूँ। डैड? हाँ बेटा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझसे एक स्टैचू टूट गया और ये लोग पैसे मांग रहे हैं, नहीं दिया तो मुझे जेल भेज देंगे, ऐसा बोल रहे हैं लोग। पर डैड, आपको क्यों? ये गलती तो गौतम की है ना, तो आपको जेल क्यों? बेटा वो दरअसल मुझसे ही टूट गया था। स्टैचू देखते हुए मैं उसकी पिक्चर्स ले रहा था, मेरा हाथ लग गया और स्टैचू नीचे गिरा और टूट गया। डैड, आप ऑलरेडी जानते हैं कि गौतम ने घर पे कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी हैं, और आप ही मेरी लाइफ में नई नई प्रॉब्लम्स लेकर आ रहे हैं। लेकिन बेटा ठीक है, अब बताइए आप कहाँ पर है, मैं मॉम को लेकर आती हूँ। बेटा एंटीक शॉप पर है, माधव नगर। ओके, वेट देयर, मैं अभी आ रही हूँ। डैड, अब ठीक तो है ना? ये सब हुआ कैसे? अब दोनों इतनी महंगी दुकान में घर क्या रहे थे? वो एक्चुअली हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, तो डैडी जी को यहाँ पे ये सब देखने का मन किया, इसलिए हम अंदर आ गए। और फिर एज यूजुअल तुम ये काम भी ढंग से नहीं कर पाए, और अगर इनका स्टैचू देखने का इतना मन था ना तो तुम संभाल लेते ना। लेकिन मम्मी जी, मैं इसमें क्या कर सकता था? मैंने तो डैडी जी को बोला, पर उन्होंने कहा और तुमने मान लिया। तुम कब से इतने आज्ञाकारी बन गए?
मॉम, ये सारी बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं ना। अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट है हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। ये 30 लाख रुपए आएंगे कहाँ से? इसी बात पर गुस्सा आ रहा है। एक तो ससुर जी हमारे लिए प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं छोड़ गए और ये पनौती हमारे नसीब में बांध गए। क्या मॉम? तो इस स्टैच्यू के लिए मैं अपना घर और अपनी कार बेच दूं और सड़क पे आ जाऊं? अवनी प्लीज डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ। अब क्या करोगे तुम? इतनी बड़ी रकम बाहर जाके भीख मांग के लाओगे क्या? अवनी तुम मेरी बात सुनो, तुम आज ही के आज इस आदमी से तलाक ले लो। ये तेरी लाइफ से आउट तो फिर दादी सा हमें अपने घर में एंट्री दे देगी। और वैसे भी कबीर तुम्हारा दोस्त है, वो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है और आई एम श्योर वो तुम्हारी हेल्प करेगा। और उसके पापा बहुत पैसे वाले हैं और 30 लाख उनके लिए कुछ भी नहीं है। कम ऑन अवनी। तुम दोनों अंदर कैसे आ गए, वो भी बिना किसी से पूछे? ये औरत शेखर आनंद की पर्सनल सेक्रेटरी शालिनी थी, जो मुंशी जी की पहचान से वाकिफ नहीं थी। मैं यहाँ के चेयरमैन मिस्टर गुप्ता से मिलने आया हूँ। मिस्टर अभिनव गुप्ता इस कंपनी के वाइस चेयरमैन हैं और वो तुम जैसे सेल्समैन से बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिलते हैं। तो अब यहाँ से निकलो वरना मैं सिक्योरिटी बुलाऊं। सिक्योरिटी। गौतम के फोन पर अवनी का फोन आने लगा। इससे पहले कि वो फोन उठाकर जवाब देता, उसका मोबाइल लो बैटरी के कारण स्विच ऑफ हो गया। कौन है बेटू? अंदर कैसे आया? गौतम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अगर यहाँ नहीं पहुंचता तो ये तुम्हारे साथ न जाने क्या कर रहा होता। गौतम तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं यहाँ कबीर से मदद मांगने के लिए आई हूँ। तुम नहीं जानती कितना गिरा हुआ इंसान है। ओ हेलो, बहुत हुआ तेरा। तुझे पता है तुम इससे बात कर रहा है? मेरी तो कबीर, ये मेरे हस्बैंड है। तो यही है वो घर जमाई। अवनी, इससे कहो अभी के अभी मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगे, नहीं तो आज यहां से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। और अवनी, ये चेक तो तुम भूल ही जाओ। यू नो, 3 साल पहले तुम्हारी तरह एक आदमी ने मेरे कैबिन में घुसने की कोशिश की थी। उसकी फैमिली वाले उसकी लाश आज तक ढूंढ रहे हैं। गौतम प्लीज कबीर से माफी मांग लो ना। इससे माफी मांगो? हमने इसकी बातों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये खोखली धमकियां दे रहा है। ये भौंकने वाला कुत्ता है, काटेगा नहीं। कुत्ता? कबीर 2 टके घर जमाई, अब देखिए कुत्ता क्या करता है। आज की आज तेरी चमड़ी नहीं उधेड़ी ना तो मेरा नाम भी कबीर आनंद नहीं। गौतम। हेलो इंस्पेक्टर शिवा, मैं कबीर आनंद बोल रहा हूँ। अभी कभी जेरेट आई है, किसी की चमड़ी उधेड़नी है। और अवनी, ये चेक तो तुम भूल ही जाओ। आज ये जेल जाकर रहेगा। कबीर मैं गौतम की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ, प्लीज। नहीं अवनी, आज इसे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। एंड फाइनली तुम उसके बाद मेरी हो पाओगी। देखा, मैंने कहा था ना कबीर हमारी मदद जरूर करेगा। बहुत ही अच्छा बच्चा है वो, पूरा सोने का खरा है। ये तुम्हारे गौतम जैसा नहीं है। देखो गौतम, दिखाई दे रहा है ये चेक? ये तुम्हारे औकात से बाहर की बात है। कबीर मेरी बेटी का दोस्त है, मेरी बेटी, और तुम अब आज के आज ही मेरी बेटी को तलाक दे दो। अब मैं अपनी बेटी की जिंदगी तुम्हारे जैसे निकम्मे के साथ नहीं देख सकती। क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने अपनी बेटी के लिए, और तुम जैसा भूत हमारे पल्ले पड़ गया है। ओम, अरे तुम जैसा आप सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। दरअसल वो तू चुप ही रहे, तुझे सही और गलत दिखना ही बंद हो गया है। ये आदमी तेरे पल्लू से बंध गया है, तू इसे छोड़ क्यों नहीं देती है? ये पैसे मुझे गौतम ने दिए हैं, कबीर ने नहीं। अच्छा, इसका ऐसा कौन सा दोस्त आ गया जिसने इस भिखारी को इतने सारे पैसे दे दिए? चल कॉल लगाओ, अभी के अभी अपने दोस्त को कॉल लगाओ। गौतम हड़बड़ाकर अपने आसपास देखने लगा। वहीं गीता लगातार शक भरी निगाहों से उसे देख रही थी। क्या गौतम पैसों का सच बता पाएगा? क्या कबीर गौतम से बदला लेगा? करो अपने दोस्त को फोन। दरअसल मेरा दोस्त ट्रैवल कर रहा है, उसके असिस्टेंट ने मुझे चेक दिया है। आप लोग ये अपना फैमिली ड्रामा घर जाके कर लेना, मुझे चेक दे दीजिए। हाँ,
तो यही सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि गौतम ये पैसे लाया कहां से। खैर, मुझे इन सबसे कोई मतलब नहीं है। जिंदगी में पहली बार इसने कोई ढंग का काम किया है। अरे खाक ढंग का काम किया, पता नहीं कहां से मांग के लाया होगा। हमें सबके पैसे चुकाने होंगे ना। यहाँ खड़े मत रहो, मेरे लिए चाय ले आओ। जी माम। और सुनो, चाय में दूध और इलायची कम डालो। तुम्हारे बाप दादा ने कोई हमें खजाना नहीं दिया हुआ है, समझे? जी माम। गौतम हमेशा की तरह आज भी शनाए के ताने सुनकर खामोश खड़ा रहा। खैर छोड़ो, तुम क्या ही कहोगे। तुम्हारे जैसे आदमी की हमारे सामने खड़े होने की औकात भी नहीं है। वेल, हम यहाँ शेखर अंकल को अपनी शादी की इनविटेशन कार्ड देने आए थे। अगर तुम चाहो तो तुम भी शादी में आ सकते हो। तुम्हारे लिए वेटर का काम रिजर्व करके रख दूंगी। आपकी शादी में मुझे वेटर बनने का कोई शौक नहीं है। गौतम के सिंपल से कपड़ों को देखकर सिद्धार्थ मन ही मन हंस रहा था। अच्छा, तो ये है गौतम द घर जमाई। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। तुम वही हो ना जो अपनी पत्नी के टुकड़ों पर पलते हो। आज फाइनली दर्शन हो ही गया। वैसे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इस बिल्डिंग में ना तुम्हारे जैसे लूजर्स की जगह नहीं है। तो तुम मैं एक्चुअली यहाँ पे जॉब मांगने आया था। नौकरी? सीरियसली? यहाँ झाड़ू पोछे के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। शनाया, लगता है ये गार्ड के जॉब के लिए आए हैं। ऑल द बेस्ट। जीजा साहब, अवनी की कमाई से घर के खर्चे पूरे नहीं होते ना। वैसे नौकरी लगने के चांसेस कम लग रहे हैं। एक काम कर, ये ले, रख ले, काम आएगा। तो ये लोग वही हैं। ओह, अब समझ में आया मुझको। जब बीबी को कुछ खरीदवा नहीं सकते तो बस महंगा महंगा नेकलेस देखना है और फिर से उसे चोरी करने का इरादा भी रखना है। वाह। देखते ही देखते बात बढ़ने लगी। ये देखकर अवनी का गला सूख गया। सामने खड़े सेल्समैन अब उसकी बात सुनने को भी तैयार नहीं थे। तुमसे किसने कहा कि मेरी खरीदने की औकात नहीं है? गौतम के मुंह से निकली आवाज ने सभी को हिला दिया था। अरे वो नेकलेस 12 लाख को है, तू खरीद सके है के? खरीद सके तो ला दे पीछे। क्या हो गया भाया, गई तेरी बींदड़ी। जब जेब में पैसा ना होए ना तो आदमी को हवा में नहीं उड़ना चाहिए, हैं? ये बात सुनते ही गौतम गेट से बाहर निकल गया। आप लोग चलिए, मैं आता हूँ। अब और क्या बाकी रह गया है तुम्हारा? अंदर इतनी बेइज्जती करा कि तुम्हारा पेट नहीं भरा है क्या? तुम ही ले गए थे ना हमें इस महंगी शॉप में। अब पता नहीं और क्या नया। दरअसल आप गलत समझ रही हैं। मुझे कुछ सब्जियां खरीदनी थी, रात के लिए सब्जियां नहीं है। अब मार्केट जाए या कहीं भी जाए, हमें क्या मतलब? कम से कम कुछ देर तो इस मनुष्य की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। सच कह रहे। लेट्स गो। चलो बैठो। इस अंगूठी को उतार दो प्लीज, बहुत गंदी लग रही है। सॉरी, पर ये अंगूठी मेरा सब कुछ है। अकरम सर, देखिए ना इस आदमी को। ये क्रिमिनल है, जबरदस्ती आपकी पार्टी में घुसाया। इधर आओ। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? एक्चुअली ये मेरे पति है। अकरम को अनन्या की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तुम इस पार्टी में इनवाइटेड नहीं हो। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, चले जाओ यहाँ से। थैंक यू अकरम सर। अनन्या, तुम भी इससे दूर रहो, साला गरीब कहीं का। रुको।
अकरम भागते हुए अभिनव के पास गया और उसकी अंगूठी को देखने लगा। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, अकेले में। अच्छा चलो। अकरम ने कहा और अभिनव का हाथ पकड़कर उससे अपने साथ अंदर ले जाने लगा। अनन्या, देवेंद्र, सनी और पार्टी में मौजूद बाकी लोग ये देख हैरान हो गए थे। कुछ देर बाद जब वो अकरम के कमरे में पहुंच गए तो अकरम ने दरवाजा बंद किया और अभिनव के पास आकर बोला, मैं तुम्हारी ये अंगूठी देखना चाहता हूँ। क्यों? डरो मत, मैं ऐसे मांगने वाला नहीं हूँ, बस मुझे इसमें कुछ देखना है, प्लीज। टाइगर? टाइगर? अभिनव ने अकरम के मुंह से ये शब्द सुना तो वो हैरान हो गया। उसे अचानक से अपने पिता के वो आखिरी शब्द याद आ गए जो उन्होंने अभिनव से विदा लेते हुए कह दिए थे। रन टाइगर, रन टाइगर, रन! लेकिन अभिनव हैरान था। उससे समझ नहीं आ रहा था कि अकरम ये सब कैसे जानता था। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया टाइगर। टाइगर? हाँ, पिछले 18 सालों से मैं तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। तुम हमारे टाइगर हो, हमारी हजारों करोड़ों की एम्पायर के वारिस, जिसे हम 3 दोस्तों ने मिलकर शुरू किया था। मैं, तुम्हारे पापा संजय गढ़वाल और राणा अग्निहोत्री। वो देखो। इतना कहते ही अकरम ने दीवार पर टंगी एक तस्वीर की तरफ इशारा कर दिया जिसमें संजय, अकरम और राणा तीनों मौजूद थे। एक बात और, तुम्हारी असली पहचान के बारे में फिलहाल किसी को कुछ पता नहीं लगना चाहिए, इसलिए अभी तक जैसे जीते आए थे वैसे ही जीते रहना, समझे? अब तुम्हें यहाँ अपनी पहचान छुपाने की जरूरत नहीं है। ये रूम प्राइवेट भी है और सबसे सेफ भी। बैठो। वो एक आलीशान कमरा था। वो तीनों बैठ गए। तब अभिनव बलराज को बहुत ध्यान से देख रहा था। बलराज, आज मैंने तुम्हें यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए बुलाया है। हमें संजय का बेटा टाइगर मिल गया है, लेकिन फिलहाल वो अंडरकवर है, इसलिए उससे तुम्हें मैं बाहर नहीं मिलवा सकता था। तो यही है टाइगर? हाँ, ये है हमारा टाइगर। और मैं चाहता था ये हमारी टीम के बड़े और भारी मेंबर्स से मिलने, और मिलने के बाद जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं उस तरफ बढ़ने में ये हमें लीड करे। माफ करना दोस्त, पर मुझे थोड़ी हंसी आ रही। वो क्या है ना, सब कुछ तो तू ही बोल रहा है। हमारा ये टाइगर गूंगा है क्या? हाँ? बलराज, तुम्हें टाइगर के बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। माफ करना दोस्त, माफ करना। बोलनेस अच्छी लगी मुझे तुम्हारी। अच्छा, हो गए तुम बॉस, लेकिन ये मत भूलना तुम किसके सामने बैठे हो। टाइगर हूं मैं। टाइगर ना ही चुप रहता है, ना ही धीरे बोलता है। टाइगर सीधा धाड़ता है। तो तुम टाइगर हो, ठीक है? तो टाइगर ये बताओ, इतने सालों से कहां थे तुम? अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इतने सालों के बाद तुम हमारे सर पे आके बैठ जाओ और हम मान लेंगे कि तुम टाइगर हो। मजाक तो नहीं हो रहा है यहाँ? क्यों अकरम, सही कहा ना? और जिस गति की तुम बात कर रहे हो ना, उसको लिया नहीं चाहता, कमाया चाहता है। आई बात समझ में? अच्छे से जानता हूं, छीनना मेरे खून में भी नहीं है। मैं इतने सालों से कहाँ गायब था, क्या कर रहा था, ये सब समझाने का तो हमारे पास टाइम नहीं है शायद। और रही बात कि मैं टाइगर हूं या नहीं हूं, ठीक है, तुम तरीका बताओ, साबित कर दूंगा। शाबाश, ये हुई ना बात।
अकरम ने मुस्कुराते हुए अभिनव को देखा। उसकी आंखों में अभिनव के लिए गर्व की भावना झलक रही थी। उसने जितना सोचा था अभिनव उससे भी खूंखार था, लेकिन बलराज के माथे पर शिकन बरकरार थी। उसकी आंखों से पता चल रहा था कि वो इतनी जल्दी अभिनव को टाइगर नहीं मानने वाला था। वैसे भी पूरे ग्रुप में अगर बलराज किसी चीज के लिए जाना जाता था तो वो थी उसकी जिद। वो इस बात को नहीं पचा सकता था कि कल को एक बच्चा उसके सर पर बैठकर राज करे। सिर्फ अकरम की शाबाशी से काम नहीं चलेगा प्यारे, पर मैंने अभी एक्सेप्ट नहीं किया है कि तुम टाइगर हो। तुमने कहा कि तुम साबित कर सकते हो कि तुम टाइगर हो, तो ठीक है, मैं तुम्हें चैलेंज देना चाहता हूं। ये क्या कह रहे हो तुम? रिलैक्स अकरम, रिलैक्स। लेट्स फाइट, लड़ते हैं। अगर तुम जीते तो हम मान लेंगे कि तुम टाइगर हो, लेकिन अगर तुम हारे तो हमसे कुछ पैसे लेना और गुड़गांव से कहीं बहुत दूर जाकर सेटल हो जाना। बलराज, क्या कह रहे हो तुम? ये सही नहीं है। लेट्स फाइट। कब करनी है लड़ाई? एक बात फिर सोचो, मैं आज तक इस रिंग में हारा नहीं हूं। तुम इस रिंग में आज तक इसलिए नहीं हारे हो बलराज क्योंकि तुम्हारा सामना आज से पहले संजय के बेटे टाइगर से नहीं हुआ था। उसने जैसे ही अभिनव पर पहला मुक्का मारा तो अभिनव एक बार को सन रह गया और एक बात हमेशा याद, अपनी आखिरी सांस तक लड़ना है। समझ गया ना टाइगर? ये किसको लेकर आ गए? ये हम पे राज करेगा? हाँ, मैंने कहा था ना कि कोई भी हमारे सर पे आकर बैठ जाएगा और बोलेगा कि मैं टाइगर हूं और हम मान लेंगे। बिल्कुल नहीं। उसका मुक्का अभिनव की नाक तोड़ता उससे पहले ही अभिनव को होश आ गया और उसने अपना सर नीचे झुका लिया। बलराज का मुक्का खाली गया और वो पलटकर अभिनव को देखने लगा। अभिनव गंभीर था। उसे याद आ रहा था कि बचपन से ही उसके पिता संजय ने उसे लड़ना सिखाया था। बलराज को इस बार गुस्सा आया। वो फिर से तेजी से अभिनव की तरफ बढ़ा और अभिनव ने झुक करके उसके पैर पर लात मार दी। बलराज अपने आप को संभाल नहीं पाया। अरे बलराज, सरेंडर कर दो। क्यों अपना रिकॉर्ड खराब कर रहे हो? मैं बाहर किसी से नहीं कहूंगा कि तुम टाइगर से हार गए। बलराज एक के बाद एक अभिनव पर मुक्के बरसाना शुरू कर दिए। अभिनव ने अपने आप को उसके मुक्कों से बचाया। अभिनव ने बलराज को छोड़ा और चुपचाप रिंग के कोने में जाकर खड़ा हो गया। बलराज ने मुश्किल से अपने भारी भरकम शरीर को उठाया और दर्द में कराहते हुए बोला, अकरम, मैं जानता तो बहुत खुश हो गया आज। बलराज की कमर में मोच आई थी और उसने हंसते हुए अभिनव से कहा, कहां से सीखा ये सब? जरा पियोगे मेरे साथ? आज की पार्टी मेरी तरफ से। बलराज, ऐसे नहीं कहते, ऐसे कहते हैं कि टाइगर जी, क्या आप मेरे साथ शराब पिएंगे, पार्टी करेंगे? इस तरह। टाइगर जी, क्या आप आज मेरे साथ शराब पीना पसंद करेंगे? पार्टी करेंगे? हाँ? ओके? राइट। क्यों नहीं? पर तभी कुछ गुंडे उसके सर पर काला कपड़ा और हाथ लोहे के सिक्कड़ से मजबूती से बांधकर उसे गाड़ी में भर के ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वेद को यकीन हो गया था कि उस रेस्टोरेंट वाले आदमी ने उसे पहचान लिया था और इन गुंडों को उसी ने भेजा था।
वेद गुस्से से उन गुंडों पर टूट पड़ा। अचानक ही किसी ने उसकी पीठ पर बेहोशी का इंजेक्शन घुसा दिया। जैसे ही वो खड़ा हुआ उसे कई सारे जूतों की आवाज आने लगी, जैसे कोई आर्मी की परेड हो रही हो। ये सिक्योरिटी गार्ड्स थे। फिर उनके पीछे के दरवाजे से एक व्हील चेयर आई जिसमें साड़ी पहने उस मैंशन की मालकिन बैठी थी। उन्हें देखकर वेद की आंखें फटी की फटी रह गईं। वेलकम मिस्टर वेदांत विक्रम कपूर। अपना पूरा नाम सुनकर तो वेद के होश ही उड़ गए। इस शहर में उसका पूरा नाम कोई नहीं जानता था, तो इनको उसका नाम कैसे पता? आशा करते हैं हमारे आदमियों ने आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया। अब सावित्री देवी रायजादा, एक बात बताए, तुम्हारी चॉइस बड़ी खराब है। सोनिया, जिस रेस्टोरेंट से तुम्हें निकाला गया है वो रेस्टोरेंट हमने खरीद लिया। वेद को ये तो समझ आ गया था कि सावित्री रायजादा कोई साधारण औरत नहीं है। तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप मुझ पे इतनी मेहरबान क्यों हो रही हैं? मिस्टर वेदांत विक्रम कपूर, तुम आम आदमी नहीं हो, आरके इंडस्ट्री के वारिस हो, करोड़ों की जायदाद के मालिक हो, कोई मामूली डिलीवरी बॉय नहीं हो। वारिस? आपको पता है मेरी खाली जेब देख के ना कोई चाय वाला, टपरी वाला भी मुझे उधारी नहीं देता, ना ही मेहरबान होता है मुझ पे। और आप बोल रही हैं कि मैं ये करोड़ों अरबों के आरके इंडस्ट्रीज का वारिस हूँ। वारिस बनना बहुत आसान है, पर वारिस बन के जीना बहुत ही मुश्किल। जिस लड़के की जेब में 1 रुपया भी नहीं, उसे एक झटके में ये बूढ़ी औरत करोड़ों का मालिक बता रही थी। अभी तक सावित्री की किसी भी बात पर वेद को यकीन नहीं हुआ था। और इसके लिए हमारी 3 शर्तें हैं। शर्तें? कौन सी शर्तें? पहली, तुम्हें हमारी पोती से शादी करनी पड़ेगी। और दूसरी शर्त, आरके इंडस्ट्रीज पे बहुत बड़ा खतरा मंडराता रहा है, तुम्हें ये पूरे एम्पायर को बचाना है। और तीसरी और आखिरी शर्त, तुम इतनी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हो, ये राज राजी रहेगा जब तक सही समय ना आए। ओ मैम, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं ना ये डिलीवरी बॉय ही ठीक हूँ, कोई जरूरत नहीं है मुझे वारिस बनने की, और ना ही मुझे वो शादी करनी है। सो थैंक यू। और वैसे भी ये जो लड़कियां हैं ना, उनके ऊपर से मेरा विश्वास उठ चुका है, तो आप इस गेम के लिए ना किसी और को ढूंढ लिएगा। मैं चला, टाटा बाय बाय, सायोनारा। रुको, हमें पता था कि तुम्हें हमारी बात पे यकीन नहीं होगा। ये देखो, ये तस्वीर आपके पास कहां से आई और ये आधी क्यों है? सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि इसे देखकर तुम्हारा इरादा बदला कि नहीं बदला ना। बड़े जिद्दी हो तुम, पर हम भी कम नहीं, हम तुम्हें यकीन दिला के रहेंगे। तुम्हें आज यहीं रुकना पड़ेगा, कल सुबह हम तुम्हें एक जगह पे ले जाएंगे जहाँ जाके तुम्हारा इरादा ही नहीं
यकीन भी बदल जाएगा। सुनो, इन्हें गेस्ट रूम दिखा दो। कल सुबह शार्प 8 बजे हम यहाँ से निकलेंगे। सिक्योरिटी गार्ड्स उसे उसके कमरे में छोड़ के वहां से चले गए और फिर वेद बिस्तर पर गिरते ही सो गया। चलो हमारे साथ। मम्मी पापा चलो प्लीज, यहाँ से बाहर चलो वरना हम सब जल के मर जाएंगे। पापा छोड़ना मत, पापा पीछे ही हो ना। हाँ बेटा मैं पीछे हूँ, डोंट वरी। छोड़ना मत पापा, आप हो ना पीछे। हाँ बेटा मैं पीछे हूँ, डोंट वरी। वेद खोया खोया सा उजाड़ घर के अंदर चलता गया। उस भयानक रात के सारे जख्म फिर से ताजा हो गए। जब तक गद्दारों की हड्डी नहीं जलेगी तब तक हमें ठंडक नहीं मिलेगी। कपूर गद्दारों की सिर्फ एक ही सजा है, मौत। मौत। जाट कपूर खानदान की सांसें नहीं, सिर्फ चीख सुनाई देनी चाहिए। हमारा इंसाफ कपूर परिवार की जब तक गद्दारों की हड्डी नहीं जलेगी तब तक हमें ठंडक नहीं मिलेगी। कपूर गद्दारों की सिर्फ एक ही सजा है, मौत। उस जले घर में माँ बाप की चीखें गूंज रही थी और दीवारों पर गद्दार लिखा हुआ था। उसके कांपते कदम उसी कमरे में पहुंचे जहां उसने अपना सब कुछ खो दिया था। तभी उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया। गद्दार का बेटा गद्दार ही होता है। जैसा अंत तेरे माँ बाप का हुआ है ना, वही अंत तेरा होगा। वक्त किसी के बारे में बात करनी थी, तो जिंदा नहीं चाहिए। सावित्री के हाथ की छोटी पिस्टल से निकली गोली ने उस आदमी को घायल जरूर कर दिया था, पर वो फिर भी भाग निकला। वेद, बेटा तुम ठीक तो हो ना? हमें तो यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे अलावा यहाँ कोई आ भी सकता है। और जो भी था उससे पता चल गया है कि तुम मुंबई वापस आ गए हो और फैसला तुम्हें करना है। तुम शिकार बनोगे या शिकार करोगे? वेद सावित्री की बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन पिस्टल चलाने वाली दादी पर उसे थोड़ा भरोसा तो होने लगा था। और ये बात समझ आ गई थी, दुश्मन और दादी दोनों ही बहुत खतरनाक हैं। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। तुम हकदार हो उस कुर्सी का जो तुम्हारे माँ बाप छोड़ के गए थे। और सबसे पहले उस गद्दार को पकड़ो जो आरके इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर रहा है, और तब जाके तुम वो कुर्सी के असली हकदार बनोगे। मंजूर है? मंजूर है। गाड़ी निकालो, हम रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे। गौतम को भी अब समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लॉकअप से कैसे निकलेगा। उधर इंस्पेक्टर भी उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था और उसी से ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई डायमंड नेकलेस निकलवाने के जिद पे अड़ा था। चोरी करता है। इंस्पेक्टर एक मोटा डंडा लेकर गौतम को पीटने के लिए बढ़ा, तभी पीछे से एक कड़क आवाज आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लगता है अपनी नौकरी और इस वर्दी से नफरत होने लगी है। हुकुम, आपको यहां जो परेशानी हुई उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। सर, ये आप क्या कर रहे हैं सर?
अग्रवाल फैमिली का आवारा सा घर जमाई है। सर ये मित्तल सेठ की दुकान से हीरे का नेकलेस चोरी करते हुए पकड़ा गया है। और तो और इसकी बीवी ने भी इसे छुड़ाने से मना कर दिया है। Shut up! चोर बेटा, अब तुम्हारा सस्पेंशन नहीं, सीधा टर्मिनेशन होगा। अरे जानते भी हो तुम ये किसको लेकर आए हो यहाँ पर? अरे अगर ये चाहे तो उस जैसे 10 ज्वेलरी शॉप खरीद कर मुझे वहां गार्ड बनाकर बिठा दें। फिर कमिश्नर ने अपने मोबाइल पर उस इंस्पेक्टर को कोई मैसेज दिखाया। वो देखते ही इंस्पेक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया। सर मुझसे भूल हो गई, अब मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। सर रुको, मुझे क्षमा करें। आइए मैं आपको अपनी गाड़ी से घर छोड़ देता हूँ। ठीक है, मैं सब भूल जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पे। हुकुम। आपको भी मेरा ये राज भूलना होगा। मेरे इस राज के बारे में कानो कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, खासकर मेरी बीवी को। गौतम के इतना कहते ही पूरे पुलिस स्टेशन में हंगामा मच चुका था। लेकिन एक सवाल, क्या सच में गौतम कोई चोर था या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा था? और क्यों कमिश्नर ने उसे हुक्म कह के बुलाया? आगे एक ऐसा राज खुलेगा जो आपके होश उड़ा के रख देगा। गौतम जैसे ही थाने से बाहर निकला, एक लग्जरी कार आकर वहां रुकी। उसमें से एक बुजुर्ग शख्स उतरे और उन्होंने गौतम के हाथ में एक छोटा सा बॉक्स दिया। चलो लेट्स गो। जब वो शिवम की यूएस की टिकट के 4 टुकड़े करके उसके मुंह पर फेंकता है, तब शिवम गुस्से में उठता है और उन बॉडीगार्ड्स को जमीन पर गिरा देता है। तू होता कौन है मेरी टिकट फाड़ने वाला? एक एयरलाइन का मालिक बनके खुद को बहुत बड़ा आदमी समझने लगा ना। 10 मिनट, अगले 10 मिनट में तुझे बर्बाद कर दूंगा, समझा? 10 मिनट में बर्बाद करेगा मुझे? वो तो करे ना तुझमें। चल मैं यही खड़ा हूं, दिखा क्या कर सकता है तू। रुको, बहुत देखे ऐसे है। हेलो, मेरी बात सुनो, मैं यंग मास्टर बोल रहा हूं। प्रिय यात्रियों, यह सूचित किया जाता है कि प्राइम एयरलाइन की सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। इसके कारण होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है। सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि अद्यतन जानकारी के लिए हमारी आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन से संपर्क करें। बिना मेरे परमिशन और नोटिस के क्या अनाउंसमेंट्स कैसी हुई? सर हमें ऊपर से इमीडिएटली ऑर्डर आया है। ऑर्डर? आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। इसके कारण होने वाली असुविधा प्राइम एयरलाइंस अब बैन हो चुकी है। आपको जो भी बात करनी है सब मिनिस्ट्री में कीजिए। अनुरोध है कि अद्यतन जानकारी के लिए हमारी आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन से संपर्क करें। कहा था ना, 10 मिनट में तुझे बर्बाद कर दूंगा। मेरी एयरलाइन को बैन कर दूंगा, सड़क पर पहुंचा दूंगा। तू तो एक मामूली आदमी है यार। प्रिय यात्री, और तू ये सब कैसे कर सकता है? किया जाता है कि अरे मैं करोड़पति आदमी हूँ, पावर है मेरे पास। अरे मेरी एयरलाइंस को बैन करने के लिए प्राइम मिनिस्टर के खुद ऑर्डर्स चाहिए होते हैं। हमें खेद है। सभी इसने बस एक कॉल करके है कि अद्यतन जानकारी के लिए अभी तो सिर्फ तेरी एयरलाइन बैन है। वेबसाइट या हेल्पलाइन इंडिया में जो तूने फ्रॉड करके स्विस बैंक में पैसे जमा किए ना, याद है? उसके लिए तुझे जेल भी भिजवा सकता हूँ, लेकिन अभी इमरजेंसी है, इसलिए इतने में ही छोड़ लो। न तेरे हाथ में कटोरा देके ना तुझसे भीख मंगवाता। सर आपका यूएस पहुंचना बहुत जरूरी है। मैंने आपके लिए प्राइवेट जेट अरेंज कर दिया है, हमें अभी निकलना होगा। यस सर।
प्राइवेट जेट? मतलब ये कोई मामूली आदमी नहीं है। अरे ये बहुत रईस और पावरफुल आदमी है। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? क्या नाम है तुम्हारा? हाँ? सॉरी, माफ कर दीजिए सर। सॉरी सर, ऑनेस्टली अगर मुझे पहले पता होता ना सर, तो मैं खुद आपके लिए एक जेट अरेंज करता। प्लीज फॉरगिव मी सर। आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी सर। अब एयरलाइन ही नहीं है तो गलती कैसे हो? अच्छा, शोरूम के बाहर जाते ही उसने मोबाइल में एक नंबर डायल कर लिया। जैसे जैसे उसे फोन की रिंग सुनाई दे रही थी, वैसे वैसे उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थी। मुंशी जी। माँ खड़ी होको। खड़ी खम्मा मुंशी जी, कैसे हैं आप? गौतम इस वक्त जिस शख्स से बात कर रहा था वो और कोई नहीं, उसके पापा रघुवेंद्र सिंह राठौड़ के मुंशी कमल स्वरूप थे, जो रंजौड़ की रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। गौतम रघुवेंद्र का सबसे छोटा बेटा था, जो असल में रंजौड़ के राजकुमार थे। गौतम अपने पहले सुमेर भवन में ही बड़ा हुआ था। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे गौतम बड़ा होता गया, उसके दिल में बाहर की दुनिया को जानने पहचानने की दिलचस्पी बढ़ती चली गई। वो हमेशा से अपनी शाही जिंदगी से तंग रहता था। और फिर एक दिन रघुवेंद्र ने उसकी शादी अपने खास दोस्त की बेटी दीपशिका के साथ तय कर दी। हालांकि दीपशिका गौतम की बचपन की दोस्त थी। वो उससे प्यार नहीं करता था, पर उसकी फैमिली कुछ सुनना नहीं चाहती थी। इसलिए जिस दिन शादी तय हुई, गौतम सजे हुए मंडप को सूना छोड़कर भाग निकला। सुमेर भवन में आज ही वो मंडप उसी तरह से सजा हुआ था। मैं तो चौंका हूँ, मस्तारी बहुत याद आवे है। हुक्म, जब से आप गए हो महल सुना हो गया है। और मुंशी जी, मैं एक मुसीबत में हूँ, आपकी मदद की जरूरत है। हम जानते हैं आप किस मुसीबत में फंसे हो। ये मुंशी तो ये भी जाने हैं कि आप इस वक्त हो कहाँ, किस फैमिली के घर जमाई बनकर रह रहे हो। आपकी सास, ससुर और पत्नी, सबके बारे में इस मुंशी के पास पक्की खबर है। गौतम पिछले 4 साल से अपने परिवार और रंजौर से दूर भाग रहा था, लेकिन उसके पापा उसकी एक चीज पर नजर रखे हुए थे। ठीक है, तो मुझे 30 लाख की सख्त जरूरत है। मुझे जल्द से जल्द चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे हो? आप एक राजकुमार होके किसी के घर का काम कर रहे हो, छोटा गंदे बर्तन साफ कर रहे हो। समझ भगवान। मुंशी जी, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करेंगे कि नहीं। हुकुम, 30 लाख तो हम आपको दे देंगे, लेकिन बड़े हुकुम की वही शर्त है। क्या शर्त है? आपको दीपशिका से शादी करनी होगी। मुंशी जी, मेरी शादी हो चुकी है। मैं दीप्ति से कैसे शादी कर सकता हूँ? ये पॉसिबल नहीं है। बड़े हुकुम, आपकी शादी को शादी नहीं मानते। आपका समर भवन से चले जाने के बाद बड़े हुकुम के ऊपर कई सवाल उठे। ये मुंशी अपने मालिक की बात के खिलाफ नहीं जा सकता। पैसों के बदले आपको अपनी पत्नी को तलाक देना होगा और दीपशिका बिटिया से शादी करनी होगी। मना करता उससे पहले ही सामने अवनी का चेहरा घूमने लगा, जो अपनी जान जोखिम में डालकर कबीर जैसे अय्याश लड़के से मदद मांगने जा रही थी। ठीक है मुंशी जी, मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे 1 साल का वक्त चाहिए। मैं खुद ही अवनी को छोड़ दूंगा और बड़े हुक्म जिससे चाहते हैं मैं उससे शादी कर लूंगा। जहाँ 4 साल आपका इंतजार किया है, वहाँ 1 साल और सही। बड़े हुकुम भी ये बात सुनकर खुश हो जाएंगे। लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है। इस 30 लाख के साथ साथ मुझे एक और चीज चाहिए। मुझे चैरियट ग्रुप चाहिए। चैरियट ग्रुप? लेकिन क्यों?
ये सब मैं आपको बाद में समझाऊंगा। हुक्म आपको शायद अभी बताना पड़ेगा, क्योंकि ये मुंशी इस वक्त चैरिट ग्रुप के बाहर ही खड़ा है। क्या आप चैरिट ग्रुप के बाहर हैं? हाँ हुक्म, यहाँ तो काम पड़ता ही रहता है। आप यहाँ आ जाइए, तब तक मैं चैरिट खरीदने की डील का प्रोसेस शुरू करता हूँ। ठीक है मुंशी जी, मैं अभी आ रहा हूँ। गौतम मुंशी जी के काम करने के तरीके को जानता था। मुंशी कमल स्वरूप अपनी बोली के धनी थे, जिनके आगे बड़े बड़े लोगों का मुंह बंद हो जाता था। गीता अभी भी अवनी को कबीर के पास जाने को बोल रही थी। जल्दी से पहले चेक ले आता हूँ, तभी मैं अवनी को कबीर के पास जाने से रोक सकता हूँ। वो अनन्या कहाँ है? मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे अनन्या के पास जाना है। I need to meet her right now। कहाँ है अनन्या? मैं अभी तुम घर जाओ। आप कहाँ जा रही हैं? कॉन्फ्रेंस रूम में। थैंक यू मिसेस लोबो। अभी नहीं। अनन्या, अनन्या, मुझे आज की क्राइसिस के बारे में तुमसे बहुत जरूरी बात है। अभिनव को इस तरह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सबको बखूबी पता था कि अभिनव सिंह परिवार का एक नाकारा घर जमाई है। अभिनव गेट आउट अभी नहीं। अनन्या, मैं तुम्हें इस मुसीबत से, तुम सबको इस मुसीबत से निकाल सकता हूँ। मेरे पास रास्ता है, मुझे 5 मिनट दे दो बस। अभिनव का इतना कहना ही था कि तभी चिराग अपनी कुर्सी से उठा। ये कॉन्फ्रेंस रूम है। तेरी हिम्मत कैसे हुई कंपनी के मैटर्स में बोलने की? अनन्या, सबसे पहले तो इस आदमी को इस कंपनी से निकालो। जब से इस कंपनी में आना, इस कंपनी की बैंड बज गई है। अनन्या टेक हर ओन डिसीजंस। चिराग अभिनव को कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर धकेल देता है। सिक्योरिटी, उठा के फेंक दे इस आदमी को बाहर। लोगों को अभिनव की हालत पर तरस आने लगता है और वो चिराग से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, सर, आई विल टेक केयर ऑफ दिस मैटर। यू कैन गो इनसाइड फॉर द मीटिंग। अच्छा, आप फाइल्स लेके आई हैं? यस। दीजिए मुझे। गुस्से में लाल चिराग वापस कॉन्फ्रेंस रूम में चला जाता है। लीव हिम। ये कोई चोर उचक्का नहीं है, ये आपकी अनन्या मैडम का पति है और सिंह परिवार का घर जमाई है। भूल जाते हो क्या ये सब तुम लोग? थैंक यू मिसेस लोबो। जितनी इज्जत मुझे आपसे मिलती है, उतनी शायद अनन्या और उसकी मम्मी से भी नहीं मिलती। You idiot, come with me right now. तुम नीचे बड़बड़ा रहे थे कि तुम कंपनी को क्राइसिस से बाहर निकाल सकते हो। कैसे? कैसे तो अभी मुझे नहीं पता मिसेस लोबो, लेकिन मुझे कुछ भी मदद करने के लिए पहले कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, उसके बिना मैं हेल्पलेस। कैसी इन्फॉर्मेशन? मुझे इस कंपनी के इन्वेस्टर्स की डिटेल्स चाहिए, शेयर होल्डर्स की लिस्ट चाहिए और बैलेंस शीट देखनी है। उसके बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अभी तुमने देखा ना क्या हुआ, और इतना सब होने के बाद कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय तेरी मदद नहीं करेगा तो कैसे होगा? एक आदमी है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। कौन? रविकांत देसाई सर। वो अनन्या के ग्रैंडफादर के बहुत क्लोज थे। वो तो ठीक है, लेकिन आजकल चिराग ने सबको साइड वेस्ट कर दिया है ना। लेकिन एक बात बताती हूँ, रविकांत देसाई इज अ चेन स्मोकर। हर घंटे आएंगे सिगरेट पीने के लिए। तुम यहाँ उसका वेट करना, उसके साथ कोशिश करना बात करने की, उसको कन्विंस करने की पूरी कोशिश करना। आई एम श्योर यू कैन डू इट। ओके, अब मुझे जाना होगा। ऑल द बेस्ट। नमस्कार मंत्री जी, कैसे हैं आप? अरे अभिनव जी, आपने हमें कॉल किया? हमारे तो भाग्य ही खुल गए। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे एक छोटा सा काम था आपसे। एक गरीब डिलीवरी बॉय अभिनव की मंत्री जी से कैसी थी पहचान? मंत्री जी अभिनव से इतनी विनम्रता से बात क्यों कर रहे थे? फोन पर अभिनव मंत्री जी को कुछ समझा रहा था, तभी रविकांत देसाई और रविकांत वहाँ आ गए। हाँ तो फॉरेन डिटेल्स पता कीजिए मंत्री जी और मुझे कॉल बैक कीजिए। अभी मैं रखता हूँ जी। रविकांत जी, सिंह इंडस्ट्रीज का मर्जर एके प्राइवेट लिमिटेड के साथ कैसा रहेगा? एके प्राइवेट लिमिटेड, वो तो हमारे बहुत ही पुराने एसोसिएट्स थे। लेकिन अभिनव, तुम उनके बारे में कैसे जानते हो?
इसके बाद अभिनव ने रविकांत को कुछ ऐसा बताया कि उसे सुनने के बाद उसके होश उड़ गए। उन्होंने अपनी सिगरेट वापस रखी और अभिनव को अपने साथ कॉन्फ्रेंस रूम में ले गए। अबे ओ गरीब, तू गया नहीं अभी यहाँ से? बिहेव योरसेल्फ। अनन्या, हमें अभिनव को एक मौका देना चाहिए। He has an excellent plan. वो भी सड़क छाप के पास। बरखुरदार, जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है उससे ज्यादा मुझे इस कंपनी को चलाने का एक्सपीरियंस है। हमें अभिनव को सुनना चाहिए। He has a point. ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? कहना क्या चाह रहे हैं आप? इन सब नोक-झोंक के बीच अनन्या एक गहरी सोच में थी। उसे अपने दादाजी की कही एक बात याद आ रही थी। अनन्या बेटे, अभिनव तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी है और हमेशा याद रखना, जब भी तुम पर या सिंग इंडस्ट्री पर कोई भी मुसीबत आएगी ना, तो अभिनव ही तुम्हें उससे बाहर निकालेगी। सामने चल रही बहस को देख अनन्या जोर से चिल्लाती है। चिराग, ये मत भूलो ये कंपनी मेरी है और हर डिसीजन का वीटो पावर मेरे पास है। सिट डाउन। अभिनव, बैठो और जल्दी कहो। अनन्या को चिराग पर चिल्लाता देख अभिनव को बहुत खुशी हुई। रविकांत ने अभिनव को अपने बगल वाली कुर्सी पर बिठाया। बैठते ही सामने रखे पानी के गिलास को अभिनव ने एक सांस में गटक लिया। अनन्या, मुझे सबसे पहले कंपनी के इन्वेस्टर्स की डिटेल्स चाहिए होगी, शेयर होल्डर्स की लिस्ट चाहिए होगी एंड बैलेंस शीट देखनी होगी। उससे पहले मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। दिस इज टू मच। हम ऐसे किसी के साथ भी अपनी कंपनी की डिटेल्स नहीं दे सकते। मौतिक, लैपटॉप पास करो। अनन्या, तुम अभी भी इस गधे की बात सुन रहे हो? लैपटॉप पास करो। चिराग, why don't you mind your language, हाँ? क्यों भूल जाते हो कि अभिनव मेरा पति है? 2 साल में पहली बार अभिनव ने अनन्या को उसके लिए लड़ते हुए देखा था। अनन्या, मुझे स्टेटमेंट्स में बहुत सी इरेगुलरिटीज दिख रही हैं। हमारे इन्वेस्टर्स के छोड़ जाने का एक पैटर्न भी दिखाई दे रहा है। बैलेंस शीट की काफी ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें मुझे डाउट है। ये क्या बकवास कर रहे हो? ये सब तो हवाई बातें हैं। ये बताओ कि कंपनी को दिवालिया होने से कैसे बचाओगे तुम? गिरते हुए शेयर्स को कैसे कंट्रोल करोगे तुम? अभिनव, अनन्या, में कंपनी के शेयर्स बायबैक करने होंगे। ब्रिलियंट आइडिया। तुम्हें क्या लगा अभिनव? ये सब हम लोग ने डिस्कस नहीं किया होगा। अभिनव, हमारे पास फंड्स कहाँ हैं? Yeah, right, okay. Let me make a call. इतना कहते ही अभिनव ने अपने फोन से एक नंबर मिलाया और उसके बाद जो उसने फोन पर कहा उसे सुनकर अनन्या के साथ सबके होश उड़ गए। चिराग और मोती की आंखें फटी की फटी रह गई। या मिस्टर अकरम, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एके प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट से सिंह इंडस्ट्रीज के अकाउंट में अभी के अभी 500 करोड़ रुपए ट्रांसफर कीजिए। दूसरी बात, एके प्राइवेट लिमिटेड और सिंह इंडस्ट्रीज का मर्जर जो है वो उसको पब्लिकली अनाउंस कीजिए अभी। और हाँ, आहूजा कॉर्पोरेशंस के जितने भी शेयर्स हैं सब खरीद लीजिए जल्दी। रविकांत अभिनव की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अनन्या अभिनव की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर हैरान थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका घर जमाई पति इतनी बड़ी कंपनी के मालिक से बात कर उसकी सिंह इंडस्ट्रीज का मर्जर करवा रहा था। अभिनव, कौन हो तुम? मुस्कुराते हुए अभिनव ने अनन्या की तरफ देखा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। पाई पाई के लिए तरसने वाले अभिनव ने कैसे दिवाला हो रही सिंह इंडस्ट्रीज को दिलाए 500 करोड़ रुपए। एक गरीब घर जमाई ने आखिर कैसे करा दी एके प्राइवेट लिमिटेड जैसे बड़ी कंपनी से सिंह इंडस्ट्रीज का मर्जर।
क्या सिंह इंडस्ट्रीज की बर्बादी और सरकारी टेंडर ना मिलने के पीछे चिराग और मोती की है कोई साजिश? मंत्री जी से अभिनव ने क्या पता करने को कहा था? वेद के दिमाग में सवालों के घोड़े दौड़ रहे थे। ये तो उसी फोटो का दूसरा हिस्सा है जो दादी के पास से चोरी हो गया था। फोटो उस आदमी तक पहुंची कैसे और उसका असल चेहरा क्या है? तभी जब उसने एनवेलप में फिर से हाथ डाला, अंदर से एक चिट्ठी निकली। सच जानना चाहते हो तो यहाँ पहुंच जाओ। मुझे लगता है सच का दरवाजा यहीं से खुलेगा। वेद दिए गए पते पर पहुंचा, एक पुरानी जर्जर बिल्डिंग। अंदर घुसते ही उसकी नजर खंडर के छोर पर खड़े एक लंबे हट्टे कट्टे आदमी पर पड़ी। गंजा सर, खतरनाक टैटूज, लंबी दाढ़ी, मूंछें। ये कोई आम आदमी नहीं था। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। ये क्या खेल खेल रहे हो तुम? अब मुझे यहाँ बुलाने का मकसद? फोटो डिकोड हो गया। वो शख्स वेद की तरफ पलटा। वेद जवाब का इंतजार करता रहा, पर वो आदमी हाथ बांधकर चुपचाप खड़ा रहा। ये देखकर वेद का गुस्सा और भड़क उठा। किंग, तुम मुझे किंग क्यों बुला रहे हो? क्योंकि तुम्हारे पापा के बाद तुम ही किंग हो। किंग, तुम्हारा बाप गद्दार नहीं है, तुम्हारा खून गंदा नहीं है। सही वक्त आने पर तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। तुम्हें उनकी मौत का बदला लेना होगा। ये खेल तो बहुत सालों पहले शुरू हो गया था, वैसे खत्म भी तुम ही करोगे। मैं रकीम, तुम्हारे पापा का बॉडीगार्ड, और ये फोटो तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए छोड़ी थी। सिर्फ तुम ही इसमें लिखे मैसेज को डिकोड कर सकते हो। अब इस फोटो को डिकोड कर दो, जवाब खुद ही मिल जाएगा। लेकिन फोटो का दूसरा हिस्सा तो चोरी हो चुका है। मतलब उन्हें पता चल गया है। कोड को डिकोड करने के लिए फोटो का दूसरा हिस्सा बहुत जरूरी है किंग। समय किसी के लिए नहीं रुका है किंग। हम फिर मिलेंगे। ये रकीम क्या वाकई लॉयल था या कोई दुश्मन? डैड आखिर कौन थे? क्या दादी भी रकीम को जानती हैं? अगर ये चाल भी है तो एक बात तो तय है, ये कोड सिर्फ मेरे लिए नहीं, उस मिस्ट्री मैन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दादी का एक्सीडेंट? इस वक्त दादी का एक्सीडेंट, ये सब स्कॉलर का काम तो नहीं। अगर मैंने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई, क्या वो सच में दादी को नुकसान पहुंचा सकता है? और रॉक्स फैक्ट्री के पास क्या कर रही थी? अभी कहाँ है वो? ट्रॉमा सेंटर। फाइन फाइन, आई एम कमिंग। क्या सावित्री का एक्सीडेंट कोई साजिश है? क्यों रकीम ने वेद को किंग कहकर बुलाया? क्या सच में वेद करने वाला है रकीम पर भरोसा? और क्या वेद कियारा की ट्रेटर को ढूंढने में मदद कर पाएगा? क्या है उस चिट्ठी का राज? कियारा और वेद की ये तकरार क्या नया मोड़ लाने वाली? दादी की तबीयत क्रिटिकल है और आपको अभी भी डील की पड़ी है। हमारे दुश्मन, हमारे राइवल्स को माँ की कंडीशन का पता चल गया तो वो हमें बर्बाद करने के लिए हर दांव चलेंगे। और अगर माँ को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा दादी को। अगर दादी की हालत के बारे में कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा तो दुश्मनों को कुछ नहीं पता चलेगा। तुम हमारे परिवार के बारे में जानते क्या हो? वेद सही कह रहा है, हमें किसी को कुछ नहीं बताना है। ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। ये सुनकर यशवंत चुप हो गया और गुस्से में वहां से बाहर निकल गया। तो हेल आर यू डूइंग? क्यारा, मुझे दादी से मिलना है। क्यारा, मेरी बात सुनो।
दादी की जान को खतरा है, कोई है जो तुम मारना चाहते हो उन्हें? उनका ऑपरेशन चल रहा है, तुम डॉक्टर्स को डिस्टर्ब करना चाहते हो? जस्ट स्टे अवे। देखो, दादी की जान को बहुत खतरा है इस वक्त। अगर मैं अंदर नहीं गया ना तो उनकी जान खतरा हो सकता है। अगर मैं अंदर जाऊंगा ना तो हो सकता है कि दादी की जान बच जाए। बिलीव मी प्लीज। डॉक्टर हो तुम? जस्ट बिकॉज दादी ने तुम्हारी शादी मुझसे करवाई है ना, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे अब बताओगे क्या सही है और क्या गलत। एक बार दादी को होश आ गया ना, आई प्रॉमिस आई मेक श्योर कि तुम मेरे आसपास भी ना दिखो, चाहे उसके लिए मुझे ये शादी तोड़नी ही क्यों ना पड़े। चल चल चल। क्या मैडम, यही जो जबरदस्ती इधर घुस के आ गया। सॉरी मैडम, हमें नहीं पता था ये आपके साथ में। आई डोंट नो हिम। ले जाओ इसे। कियारा ने ऐसे मुंह मोड़ लिया जैसे सच में वो उसे नहीं जानती थी। क्यारा मेरी बात सुनो, मेरा दादी से मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी जान जा सकती है। क्यारा प्लीज भी, क्यारा प्लीज मेरी बात सुनो। चल फुट ले यहाँ से। व्हाट? दादी की एक्सीडेंट की खबर लीक कैसे हुई और ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल कैसे गई? सभी मीडिया वालों ने मेंशन को घेर लिया है, ऑफिस में भी सब अग्रेसिव है, आपको तुरंत यहाँ आना होगा। मीडिया घर और ऑफिस के बाहर है ऑलरेडी। आई कांट बिलीव दिस। आई एम कमिंग। तभी उसने नोटिस किया कि ड्राइवर उसके ऑफिस के रास्ते की ऑपोजिट गाड़ी घुमा रहा था। भैया आपने गलत ले लिया है, हमें लेफ्ट लेना था। ये आप कहां ले जा रहे हो? भैया गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोको। बस कुछ मिनट और फिर पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि गद्दार का बेटा अभी भी जिंदा है। सामने देख, कैमरा लाइव होने वाला है। अगर 2 बजने से पहले तूने अपना सच अपने मुंह से दुनिया को नहीं बताया तो दोनों जिंदगियां वहीं पहुंच जाएंगी जहां तेरे माँ बाप सड़ रहे हैं। वेद को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, सावित्री को बचाए या कियारा को, या फिर अपनी आइडेंटिटी का सच सबके सामने रिवील कर दे। भाग जा वेद, बेटा भाग जा। कल इनसे हमारा बदला लेने के लिए आज तुझे जिंदा रहना होगा वेद। और अगर उसने सावित्री और कियारा को खो दिया तो वो जिंदा रहकर भी कभी अपने माँ बाप के हथियारे तक नहीं पहुंच पाएगा। वेद के पास सिर्फ 5 मिनट का वक्त था और इस 5 मिनट में उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना था। आखिर किसे चुनेगा वेद, कियारा को, सावित्री को या खुद को? आखिर कौन है जिसने वेद को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है? अरे सर आप यहाँ? सर आप यहाँ हमारे गरीब खाने में? सर हम धन्य हो गए सर हमारा सौभाग्य सर कि आप सर यहाँ पर आए। सर अब आप आ ही गए हैं तो मैं आपको अपने होटल का सबसे लग्जरियस रूम बुक कर देता हूँ। ये क्या बकवास है? हमारे लिए आपके पास अगले 3 दिन तक कोई कमरा नहीं है और इस भिखारी के लिए स्पेशल रूम। हाउ? क्या कहा आपने? भिखारी? लगता सर के बारे में आपको मालूम नहीं है। गौतम साहब। और इससे पहले कि वो मैनेजर आगे कुछ कहता कि अंदर खबर फैल गई। जैसे ही अंदर खबर फैली कि गौतम उमेद भवन में आया है, अंदर से राज्य के सीएम गौतम सर अपने सभी नेताओं के साथ बाहर आए और फिर जो हुआ उसे देखकर तो अवनी, रिया और उसकी सहेलियां लगभग बेहोश हो गईं। गौतम सर कैसे हैं सर आप? सर तो आखिरकार आपसे मुलाकात हो गई। सब सच कह रहे थे। आज मेरा और मेरी पार्टी का लकी डे है सर। इलेक्शन आ रहे हैं सर, आपकी कृपा दृष्टि हम पे बनाए रखिएगा सर। पूरे राज्य में सब एक ही बात कहते हैं सर,
जिसके सर पर गौतम जी का हाथ है उसी की सरकार, उसी का विकास है। बस गौतम सर, आपसे सहयोग क्या हो सकता है? अपनी इतनी खातिरदारी देखकर जहां गौतम अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, वहीं दूसरी ओर अवनी और उसके दोस्त हैरान थे कि गौतम के आगे राज्य का चीफ मिनिस्टर और शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल का मैनेजर हाथ जोड़े खड़े थे। तभी गौतम ने आंखों ही आंखों में उन दोनों को कोई इशारा किया। इशारा पाते ही सीएम की टोली अपने रास्ते निकल गई। उनके जाते ही गौतम सबसे हिचकिचाते हुए बोला, क्या चल रहा है इस होटल में? पता नहीं लोग मुझे कौन सा गौतम समझ रहे हैं। तभी तो मैं ये सोचूं कि गौतम जैसे भिखमंगे के साथ सीएम सर हाथ क्यों मिला रहे थे? जमाई जी, जमाई जी, जमाई जी। और तभी वहां भागती हुई अवनी की दादी गायत्री आ पहुंची। उनके हाथ में अब तक गौतम का दिया हुआ गिफ्ट था। जमाई जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमारे घर में हीरा था और हमने उसकी कदर नहीं की। जब तुम्हारा तोहफा देखा तब मुझे समझ में आया कि हम कितने बड़े बेवकूफ थे। तुम्हारा तोहफा तो करोड़ों रुपयों के हीरे जवाहरात से भी ऊपर है। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दो। जवाई जी, हमें माफ कर दो। वो दादी, गौतम ने ऐसा क्या खजाना दे दिया आपको कि आप दौड़ी चली आई यहाँ पर? दिखाओ जरा, 1 मिनट। जब अवनी और उसके दोस्तों ने वो तोहफा खोला तो सबकी हवाएं उड़ गईं। आखिर ऐसा क्या गिफ्ट दिया था गौतम ने? क्या सच में गौतम कोई बड़ा आदमी है? अगर है तो वो कौन है? कोई माफिया, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन या कहीं का किंग? लेकिन अगर वो इतना अमीर और पावरफुल है तो ऐसे गरीबों और लीचड़ों वाली लाइफ क्यों जी रहा था? सबसे पहले मुझे कंपनी के शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स की लिस्ट चाहिए और बैलेंस शीट भी देखनी है, उसके बाद ही कुछ कह पाऊँ। दृष्टि, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। हम ऐसे ही किसी को अपनी कंपनी की डिटेल्स शेयर नहीं कर सकते। लैपटॉप दो सर। प्लीज। चलो। दृष्टि, तुम इस कुत्ते की बात। ऋषभ, भूलो मत तुम्हारी बॉस का पति है जिसके बारे में तुम ऐसे बात कर रहे। अगली बार तमीज का इस्तेमाल जरूर करना। 2 साल में पहली बार शिवम ने दृष्टि को उसके लिए लड़ते हुए देखा। दृष्टि की बात सुनते ही उसका सीना चौड़ा हो गया। शिवम, यू कंटिन्यू। बैलेंस शीट की कुछ ट्रांजैक्शन पे मुझे शक है। इन्वेस्टर्स जिस तरह कंपनी छोड़ के जा रहे हैं उसका भी एक पैटर्न है। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। अरे क्या बकवास कर रहा है? कुछ भी बोल रहा है आदमी। हवा में बात करना बंद करो और ये बताओ कि गिरते शेयर को कैसे रोके। हमें हमारे कंपनी से सारे शेयर बायबैक करने होंगे, सिंपल। अरे वाह, एकदम शानदार और नया आइडिया तुम्हारा। तुम्हें क्या लगता है? अरे इसे क्या लगता है कि हम लोग ने इस बारे में सोचा नहीं होगा? शांत हो जाओ। शिवम, फंड्स कहाँ हैं हमारे पास? 1 मिनट दो मुझे, बस 1 मिनट। इतना कहकर शिवम ने अपने फोन से एक नंबर मिलाया और उसके बाद जो उसने फोन पर कहा उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। ऋषभ और मोहित की आंखें फटी की फटी रह गई। मिस्टर टोकस, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, राजाडा ग्रुप से नारंग इंडस्ट्रीज को फौरन 500 करोड़ ट्रांसफर कीजिए। दूसरी बात, राजाडा ग्रुप और नारंग इंडस्ट्रीज के बीच में मर्जर अनाउंस कीजिए। और हाँ, आखिरी बात, कपूर इंडस्ट्रीज के सारे शेयर खरीद लीजिए जल्दी। दृष्टि शिवम की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर हैरान थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका घर जमाई पति इतनी बड़ी कंपनी से उसकी नारंग इंडस्ट्री का मर्जर करवा रहा था। दृष्टि ने शिवम से कहा, शिवम, तुम हो कौन? ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त हमारे पास। रायजादा ग्रुप ने नारंग इंडस्ट्रीज के साथ मर्जर की घोषणा कर दी है।
इस खबर ने नारंग इंडस्ट्रीज को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया है। नारंग इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइस ने वापस से रफ्तार पकड़ी है। नारंग इंडस्ट्रीज का दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी रायजादा ग्रुप से जुड़ना काफी फायदेमंद साबित होगा। क्या दृष्टि को मिलेगा शिवम से अपने सवाल का जवाब? आखिर क्या राज छुपा है शिवम की असलियत के पीछे? रायजादा ग्रुप से शिवम का क्या रिश्ता है? पाई पाई के लिए तरसने वाले शिवम ने कैसे दिवालिया होती हुई नारंग इंडस्ट्रीज को दिलवाए 500 करोड़ रुपए? एक फटीचर इंसान ने कैसे देश की सबसे बड़ी कंपनी रायजादा ग्रुप से नारंग इंडस्ट्रीज का मर्जर करवाया? नारंग इंडस्ट्रीज के हाथ से टेंडर निकल जाने के पीछे क्या ऋषभ की कोई साजिश थी? सर, अभी बहुत सारे कस्टमर हैं, प्लीज आप बाद में आइए। मुझे वो 12 लाख रुपए वाला हार खरीदना है। गौतम की बात सुनते ही सभी सेल्समैन हंसने लगे। ओनर भी अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। के नेकलेस भाया, थारो दिमाग अपनी जोरू के पर्स में छोड़ के आ गए हो के? मुझे तो लगता है इसके अंदर का जो मर्द है ना, अचानक अभी अभी जाग उठा है। अगर हंसी ठटोला हो गया हो तो काम की बात करें। तू सच में नेकलेस खरीदेगा? तेरी औकात नहीं है नेकलेस खरीदने की। मेरी औकात क्या है तुम ये सोच भी नहीं सकते। फिलहाल मैं यहाँ सिर्फ एक कस्टमर बन के आया। बहुत हो गई इसकी चेचे। सिक्योरिटी, उठा के बाहर फेंक दो इसे। अब तू जाएगा सीधे पुलिस स्टेशन। ये जो शॉप है ना, इस पूरे मार्केट का बहुत नामी शॉप है। अगर एक भी आवाज दी ना मैंने तो लोग इतने इकट्ठे हो जाएंगे और तेरे साथ क्या क्या करेंगे मैं बता भी नहीं सकता हूँ। सबसे पहले तुझे यहाँ के लोग मारेंगे और फिर पुलिस स्टेशन में तुझे ले जाके पुलिस मारेगी। ये बात सुनते ही गौतम ने अपना मोबाइल निकाल लिया। वो अब पीछे हटने वाला नहीं था। हेलो मुंशी जी, शॉप नंबर 105 ओल्ड सिटी अजीत नगर। आपके पास 10 मिनट है यहां पहुंचने के लिए। किसको फोन किया था? कोई सुरमा को किया था क्या कि जो आएगा और तुझे बचा के लेके जाएगा? वो तुझे अगले 10 मिनट में पता चल जाएगा। सेल्समैन का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसी वक्त आसपास के लोगों ने मौका देखते ही गौतम के ऊपर ताने बरसाना शुरू कर दिया। इस देश में गरीबी का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इन जैसे गुंडों का। देखो तो सही, इतना जलील होने के बाद भी सामने खड़ा है। अरे इन लोग की जाति कुछ ऐसी होती है, चोरों चक्कों को क्या फर्क पड़ता है। देखो तो सही कैसे खड़ा है सीना तान के। शॉप के हर कोने में खुसर पुसर शुरू हो चुकी थी। वहीं कुछ लोगों को 10 मिनट बाद होने वाली तमाशे का इंतजार था। लेकिन तभी शॉप के बाहर एक के बाद एक बहुत सारी महंगी कारें आकर खड़ी हो गई। कारों के रुकते ही उनमें से हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स हाथों में गन्स लिए शॉप के बाहर खड़े हो गए। उसी वक्त एक कार से मुंशी जी बाहर निकलकर शॉप को ध्यान से देखने लगे। मुंशी जी को शॉप में आते ही गौतम सामने खड़ा दिखाई दिया। सभी बॉडीगार्ड्स ने पूरी शॉप को अब चारों तरफ से घेर लिया था। मुंशी जी के आते ही शॉप के अंदर लोगों की कानाफूसी शुरू हो गई। हम अगर नहीं, आप इस छोटी सी दुकान में क्या करें? मुंशी जी, इस इंसान को मेरी औकात देखते हैं। ये कहते ही गौतम सामने खड़ा सेल्समैन की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। इतने सारे बॉडीगार्ड्स देखकर सेल्समैन का गला सूख गया और दिल की धड़कनें तेज हो गई। क्या गौतम अपनी सच्चाई बताएगा? आखिर क्या होने वाला था अब शॉप पर? क्या होंगे इन सारे सवालों के जवाब? ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।